Good morning, dear students. In last class, we were discussing about undue influence as defined under Section 16 of the Indian Contract Act. So, continuing with our previous lecture, it was the undue influence. The topic was going on. It was not finished in the last class. So, we had seen in the last video lecture that undue influence has been defined under Section 16 of the Indian Contract Act. Subsection 1 says a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an advantage, unfair advantage over the other. एक आदमी दूसरे आदमी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है, उनके बीच में ऐसा रिलेशन है कि वो उसको डोमिनेट कर सकता है और वो उसका गलत फायदा उठाता है. ये डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी. कोर्सन से डिफरेंस देखा था कि कोर्सन में फिजिकल एलिमेंट है, अंडू इन्फ्लुएंस फिजिकल नहीं है. मास्टरी इज ऑब्टेन्ड ओवर द माइंड ऑफ द अदर पार्टी. इट इज अ सटल स्पीसीज ऑफ फ्रॉड की तरह ही है. फिर हमने देखा था विलियम्स वर्सेस बेले का केस. तो हमने देखा था कि जनरली कोर्ट ने कहा कि कब माना जाएगा एक आदमी विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है. तो कुछ सर्कमस्टांसेस लेट डाउन किया कि वेयर द पार्टीज आर in not on equal footing, there is inequality between the parties, and confidence is reposed in one party and it is misused by the other party, betrayed by the other party. There is active trust and confidence and there is unfair advantage of that. So विलियम्स वर्सेस बेले का केस हमने देखा था. अब सबसेक्शन 2 जो है, कंटिन्यू करते हैं. सबसेक्शन 2 जो सेक्शन 16 का, वो एक डीमिंग प्रोविजन है. वो कहता है, बेयर एक देखिए, कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रिंसिपल. फॉरगोइंग प्रिंसिपल मीन सबसेक्शन 1 में जो प्रिंसिपल दिए गए हैं कि ये चीज़ों में माना जाएगा कि एक आदमी विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है और उसका गलत फायदा उठाता है, उसके बारे में और उसको फर्दर क्लियर करते हुए सबसेक्शन 2 कहते हैं कि अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर. सो इट इज अ डीमिंग प्रोविजन. माना जाएगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को पार्टी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है. कब? तो यहाँ पे 2 सबसेक्शन है, 2 सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं कि पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर. एक आदमी दूसरे आदमी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में माना जाएगा. कब? पहला सिचुएशन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए कहता है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर. वेयर पर वन पर्सन होल्ड्स अ रियल और अपरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर. एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर कुछ ऑथोरिटी रखता है. मीन्स वन पर्सन इज इन द हायर पेडेस्ट्रियन. वो एक ऑथोरिटी की तरह है दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में, और ये जो ऑथोरिटी जो कहेगा वो दूसरा पर्सन उसको मना नहीं कर पाएगा, दूसरी पार्टी उसको मना नहीं कर पाएगी. पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा है, पुलिस वाले ने जो कहा वो चोर जो है मना नहीं कर पाएगा. वो उसके लिए उस समय वो ऑथोरिटी है. तो दिस ऑथोरिटी में भी रियल और अपरेंट. कहता है कि होल्ड्स अ रियल और अपरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर. रियल ऑथोरिटी मीन्स जैसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर है और उसके रेस्पेक्ट में एसएससी जो इनकम टैक्स पेई है, तो उसके रेस्पेक्ट में आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर एक ऑथोरिटी हो गया. पुलिस एक्यूज्ड, मजिस्ट्रेट एंड एक्यूज, तो ये हो गया एक रियल ऑथोरिटी कि वो उसको ऑथोरिटी के पोजीशन में है. वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट ऑथोरिटी. अपरेंट ऑथोरिटी मीन्स एक्चुअली देयर इज नो रियल ऑथोरिटी बट इट शोज और देयर इज कलर्स ऑफ ऑथोरिटी इज देयर. मीन्स वो ऑथोरिटी की तरह ही है. एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर कुछ ऑथोरिटी होल्ड करता है. वो रियल ऑथोरिटी हो सकती है, एक्चुअल ऑथोरिटी हो सकती है कि हाँ एक्चुअली में वो उसके लिए सुपीरियर है, बॉस है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसके विल को कंट्रोल कर सकता है. और दूसरा अपरेंट ऑथोरिटी कि देखने से लग रहा है कि हाँ कि ये उस समय उसके लिए ऑथोरिटी की तरह था और वो उसने मना नहीं कर पाया कि मैंने कुछ गलत किया है और कुछ उसने मुझे पकड़ लिया या मुझे डर लग गया, वो उस समय मेरे लिए ऑथोरिटी के पोजीशन में हो गया. तो दिस ऑथोरिटिकल पोजीशन, दिस पोजीशन ऑफ ऑथोरिटी हैज बीन यूज्ड बाय, misused by the person having
द ऑथोरिटी टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, उसका वो गलत फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करता है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, वो माना जाएगा उसके विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है। तो सबसेक्शन 2 कहता है वन पर्सन इज shall be deemed to in a position deemed to be in a position to dominate the will of the other, ये माना जाएगा कि वो उसको विल के डोमिनेट करने के पोजीशन में। पहला कहता है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर, और दूसरा वेयर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशन टू द अदर। फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, एक आदमी दूसरे के जो दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जैसे हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए पार्टीज के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए। तो ये क्लॉज कहता है कि कुछ ऐसा रिलेशन है जो कि फ्यूडिशरी रिलेशन है। रिलेशनशिप मीन्स कि इट इज अ वेरी वाइड कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप, बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे रिलेशन आएंगे, लेकिन एवरी रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जहां पे भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे ब्लाइंडली रिलाई करता है कि पेशेंट है तो डॉक्टर जो बोलेंगे मैं उसको मानूंगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, एडवोकेट क्लाइंट का रिलेशन है, स्पिरिचुअल गुरु हैं और वो उसका शिष्य है। तो ऐसा रिलेशन, इन सच काइंड ऑफ रिलेशन देयर इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये फ्यूडिशरी रिलेशन हुआ, वेयर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशन टू द अदर, कि वो उस पर कुछ ऐसा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है कि वाइफ को लगता है कि हस्बैंड जो बोलेंगे मेरे अच्छे के लिए ही बोलेंगे, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, और वो उसको मना नहीं कर पाएगा और उसका हस्बैंड गलत फायदा उठाता है। गुरु हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं, मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी जो बोलेंगे मेरे अच्छे के लिए बोलेंगे, जो करेंगे मुझसे फायदा ही होगा। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी दान कर दो, मुझे मोक्ष मिलेगा, उसका गलत फायदा उठाते हैं, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। क्लियर है? तो ये सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, सब क्लॉज ए 2 सिचुएशन बताता है कि पार्टी शैल बी डीम्ड टू बी इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, कब? वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट ऑथोरिटी, कुछ ऑथोरिटी रखता है, और ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशन टू द अदर पार्टी, दोनों के बीच में कुछ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है। सब क्लॉज बी बोलता है वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन whose mental capacity, मानसिक क्षमता is temporarily और permanently affected, मेंटल कैपेसिटी कुछ समय के लिए और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। एज की वजह से ऐसा हो गया है, बहुत सीवियरली इल हैं, इलनेस की वजह से ऐसा हो गया, एज की वजह से हो गया, बहुत ज़्यादा एजेड हैं तो उनका मेंटल कैपेसिटी हैज़ बीन अफेक्टेड, इलनेस की वजह से हो सकता है टेम्पररी अफेक्ट हो गया है, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, सीवियर डिस्ट्रेस में है मेंटली और फिजिकली, तो हिज मेंटल कैपेसिटी हैज़ बीन अफेक्टेड और उसका कोई दूसरा आदमी गलत फायदा उठाता है। It may, this mental capacity distress may be temporary or permanent. It may be related to old age, may be due to illness, may be mental or bodily distress. So these cases will be covered under mental distress. But mere urgent need of money during ordinary course of business is not mental distress. Ordinary course of business, आप मेरे से लोन लेते हैं फॉर एग्जांपल, या आपको लोन की ज़रूरत है, अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, मैं मनी लेंडर हूँ, मैंने कहा कि नहीं मार्केट में भी क्राइसिस है, मनी की क्राइसिस है, फंड क्राइसिस है, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लूँगा, मैं लोन नहीं दूंगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ज़्यादा देते हैं। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ बिकॉज माई मेंटल कैपेसिटी हैज़ नॉट बीन अफेक्टेड, बट इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। इट मे अमाउंट in certain circumstances as an exercise of undue influence. So mental capacity is affected. So all these 3 conditions, one person holds the position of authority, or second where the parties are in fiduciary relation, third where the mental or mental capacity has been affected due to various reasons, then all these 3 cases subsection 2 says in all these 3 cases one party shall be deemed to be in a position to dominate the will of the other. वो माना जाएगा कि एक
पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है। क्लियर है? अब कहने का मतलब यह है कि प्लेंटिफ मस्ट प्रूव कि अगर मैं कहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, इफ आई गो टू द कोर्ट, मैं अगर कोर्ट जाता हूं, सूट फाइल करता हूं, तो प्लेंटिफ को दो चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव टू थिंग्स। फर्स्ट आई विल हैव टू प्रूव दैट अदर पार्टी इज और वाज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट माई विल, कि वो मेरे विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में था। कुछ ऐसा रिलेशन था पार्टी के बीच में जिससे उसने मेरे विल को डोमिनेट किया, और दूसरा उसने गलत फायदा उठाया। ये दोनों चीजें प्लेंटिफ को प्रूव करेंगे। बोथ दिस कंडीशन मस्ट सबसिस्ट। अगर मैं कहूं कि उसने मेरा गलत फायदा उठाया है किसी ने, लेकिन मेरे और उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं था कि वो मेरे विल को डोमिनेट कर सकता है, ऐसा अगर मैं प्रूव नहीं करता हूं या ऐसा कुछ नहीं था, तो इट विल नॉट अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। इट मे अमाउंट टू समथिंग एल्स, बट इट विल नॉट अमाउंट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए दोनों चीजें जरूरी है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू प्रूव, प्लेंटिफ विल हैव टू प्रूव, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि वो मेरे विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में था, और तब जाकर के सेकेंड थिंग कि उसने उसका गलत फायदा उठाया। क्लियर है? नाउ देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशन है जहां पे कोर्ट मान के चलेगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट देयर हैज बीन एन एक्सरसाइज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कोर्ट शैल proceed with the presumption of undue influence. Proceed with the presumption of undue influence. Court, if presumption of undue influence is raised, then what will happen? The burden of proof will shift on the defendant. Burden of proof means denial करना, भार, प्रूफ करने का भार डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट कर देगा, उसको डिनाई करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर मैं कोर्ट जाता हूं और मैं कहता हूं कि इन्होंने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया सामने वाले पार्टी ने, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, तो पहली बात, चूंकि मैं कोर्ट गया हूं, आई एम द प्लेंटिफ, तो आई विल हैव टू प्रूव कि कैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। तो फर्स्ट बर्डन विल बी ऑन द प्लेंटिफ। बट इन द केस ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पशन पहले से ही कोर्ट रेज कर लेती है, मान लेती है कि हाँ यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लग रहा है, ये प्रिज्यूम्ड है, तब बर्डन डिफेंडेंट के ऊपर आ जाएगा। डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा, डिफेंडेंट को डिनाई करना पड़ेगा, नहीं मैंने यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया है। सो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशन हैं जहाँ पे कोर्ट मान के चलेगी, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज किया है प्लेंटिफ के ऊपर, आप डिफेंडेंट आप हैं, आप ये इसको डिनाई कीजिए, आप इसको रिफ्यूज कीजिए कि नहीं मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ये फ्री फेयर कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक सिचुएशन ऐसा है, कब ये प्रिजम्पशन रेज होगा? तो एक सिचुएशन जो कि सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है, सेक्शन 16 के, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 लेज डाउन द सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों के बारे में बताता है व्हेन देयर विल बी प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर शिफ्ट हो जाएगा, डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज नहीं किया। So please see your Bayer Act, subsection 3. I'm going to read subsection 3. Where a person who is in a position to dominate the will of other, एक आदमी है जो दूसरे के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है, मीन्स या वो उसके ऊपर अथॉरिटी है, या रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, या एक आदमी का मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है, इन तीनों में से कोई भी चीजें हैं। Where a person who is in a position to dominate the will of the another enters into contract with him, और वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर मैं डॉक्टर हूं और आप मेरे पेशेंट हैं, या मैं एडवोकेट हूं और आप मेरे क्लाइंट हैं, जहां पे रिलेशनशिप और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, और मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, एंड द ट्रांजेक्शन अपीयर्स, और जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो अपीयर्स मीन्स लग रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट,
और ऑन एविडेंस एड्यूस्ड, कि देखने से लग रहा है या प्लेंटिफ ने जो एविडेंस एड्यूस किए हैं, एविडेंस सबमिट किए हैं, उनके बेसिस पर लग रहा है दैट द ट्रांजैक्शन इज अनकंसाइंसेबल, कंसाइंस के अगेंस्ट है, मीन्स अनफेयर है, कि जो नॉर्मल आदमी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कि एक आदमी जो कि दूसरे आदमी के विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है और वो उसके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट देखने से या ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अनफेयर लग रहा है, अनरीजनेबल लग रहा है, अनकंसाइंसेबल लग रहा है, तब क्या होगा, कोर्ट वो मान के चलेगी कि यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है। अब आपको डिफेंडेंट को प्रूव करना होगा कि यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज नहीं हुआ है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट, सबसेक्शन 2(3) कह रहा है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस, बर्डन ऑफ प्रूफ कि नहीं मैंने अंडू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज नहीं किया है, किसके ऊपर होगा, शेल लाई अपॉन द पर्सन इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, जो विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है, जो ऑथोरिटी है या जिसके ऊपर मैंने कॉन्फिडेंस रिपोज किया है या जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो ट्रांजैक्शन जो है अनकंसाइंसेबल लग रहा है, अनफेयर लग रहा है, और प्लेंटिफ कह रहा है कि यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज हुआ है, या देखने से लग रहा है कि यहाँ पे अनकंसाइंसेबल है कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर है, अनरीजनेबल है, तब कोर्ट मान के चलेगी कि यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस है। अब डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा, डिफेंडेंट विल हैव टू प्रूव, डिफेंडेंट विल हैव टू डिनाई कि नहीं यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस नहीं था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस नहीं। क्लियर है? सो ये सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन अनकंसाइंसेबल है तो अंडू इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पशन रेज होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि वन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अगर विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है तब ये प्रिजम्पशन रेज होगा। मींस फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन द पार्टीज सो दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ये कंडीशन ये चीज प्लेंटिफ प्रूफ कर देता है कि करना पड़ेगा, और तब फिर सेकेंड स्टेज पे आएंगे कि हम देखेंगे ट्रांजैक्शन अनकंसाइंसेबल है या नहीं, अनफेयर है या नहीं। अगर अनफेयर हो देखने से लग जाता है या प्रूफ हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, तब बर्डन डिफेंडेंट पर शिफ्ट हो जाएगा। कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, डिफेंडेंट को उसको रिफ्यूट करना पड़ेगा। Second situation when there is presumption of undue influence is raised in the case of contract with पर्दा नशीन woman. पर्दा नशीन woman. अब who is a पर्दा नशीन woman? It has not been defined legally. इसकी कोई legal definition नहीं दी गई है, but probably it means a case in which a woman is totally secluded or you can say unaware of the social transaction. Social transaction के बारे में उसे पता नहीं है, वो उससे secluded है और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कह रही है कि undue influence हुआ है, आप उसके विल को डोमिनेट करने के पोजीशन में है, तो ये प्रिजम्पशन रेज हो जाएगा कि यहाँ पे एक अंडू इन्फ्लुएंस है। पर्दा नशीन वुमेन नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली प्रिज्यूम किया जाता है कि एक ऐसी वुमेन जिसको सोसाइटल रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, कि आप उसको ईजिली मिसगाइड कर सकते हैं, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज नहीं। सो this is the law relating to undue influence. What will be the effect of undue influence that we have seen is given under section 19A. Section 19A कहते हैं when consent to an agreement is caused by undue influence, अगर undue influence के कारण लिया गया है, such agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused. ये consent जिसके ये एग्रीमेंट क्या होगा, वाइडेबल होगा, मीन जिसको वाइड कराया जा सकता है, वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है एट द ऑप्शन, किसके ऑप्शन पर, जिसके ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया तो उसके ऑप्शन पर वो चाहे तो उसको वाइड डिक्लेयर कर सकता है और चाहे तो उसको एक कंफर्म कर सकता है, अफर्म कर सकता है लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरह। सो दिस इज द कंप्लीट लॉ रिलेटिंग टू अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस, just to recapitulate,
what's the law relating to section 16? First of all, it is given under section 16, subsection 1 defines what is undue influence, difference between coercion and undue influence that we have seen. When it will be deemed to be that one of the parties is in a position to dominate the will of the other, burden of proof, presumption of undue influence, and the effect of undue influence. Okay. With this, we come to end of this topic of undue influence. Next video lecture, we will see the next section, section 17, which defines fraud. We have seen under section 14, which defines free consent. Section 14 कहता है consent is said to be free when it is not caused by coercion as defined in section 15, undue influence as defined in section 16, fraud as defined in section 17, misrepresentation, mistake, etc. etc. We will see later on. So next section is section 17, which defines fraud. So in the next lecture, please be prepared for section 17 fraud. Thank you.